Hello guys and welcome to our series on officially physics. Today we will be dealing with काइनेमेटिक्स. हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है. आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशनल मोशन. इसके पहले मैं चालू करूँ, हम ये बात कर लेते हैं कि भाई ये 1D लिखा है उसका क्या मतलब होता है. 1D मतलब वन डायमेंशनल. एक डायमेंशन क्या होता है, एक डायमेंशन होता है अगर आप सीधा सीधा चल रहे हो तो मतलब आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, वो हो गया वन डायमेंशन. एक ही डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हो, अलॉन्ग द लेंथ ही ट्रैवल कर रहे हो. दो डायमेंशन क्या होगा, दो डायमेंशन होगा अगर आप आगे भी जा रहे हो और साइडवेज भी मूव कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस में भी जा रहे हो और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहे हो, तो ये हो गया दो डायमेंशन. आप दो डायमेंशन में मूव कर रहे हो, ठीक है, अलॉन्ग द लेंथ भी और अलॉन्ग द विड्थ भी. दिस इज टू डायमेंशन मोशन. थ्री डायमेंशन क्या हो गया, थ्री डायमेंशन होता है जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं. जैसे कि हम जब चलते हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं, हम साइडवेज भी जाते हैं, ठीक है, और हम ऊपर उचक भी सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे उचक भी सकते हैं. तो ये हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन. हम तीन डायमेंशन में डील करते हैं, लेकिन आज के स्कोप के लिए हम सिर्फ वन डायमेंशन पढ़ेंगे. टू डायमेंशन को हम आगे डील करेंगे. और रही बात थ्री डायमेंशन की, तो वो करेंटली हमारे स्कोप में नहीं है, उसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप हमें बनते जाएंगे. तो वेलकम टू आवर सीरीज अनऑफिशियली फिजिक्स. नाउ जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो पहले दो टर्म्स हम पढ़ते हैं, या जब हम फिजिक्स पढ़ना चालू करते हैं, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो जो पहले टर्म्स रहते हैं वो होते हैं रेस्ट और मोशन. तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, इसके पहले मैं बात करूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है. कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आप बस में, आप है ना, एक स्टॉप है, ठीक है, आप एक स्टॉप पे, बस स्टॉप पे खड़े हुए, आपके सामने से एक बस जा रही है, बस के अंदर भाई कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक आदमी है, ये बैठा हुआ है, और आप यहाँ पर रेस्ट पे हो. बस खड़ी हुई है तो आपको क्या लगेगा, ये बस में बैठा हुआ आदमी रेस्ट पे है, क्योंकि वो रेस्ट पे ही है, बस खड़ी हुई है, बस रेस्ट पे. लेकिन फिर कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद वो बस मूव करने लगती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में. फिर आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा ये जो आदमी बैठा हुआ है अंदर, भाई ये तो मूव कर रहा है, राइट, ये आदमी मूव कर रहा है, तो ये आदमी मोशन में है, ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अब क्या है कि अब फिर से एक बस है, बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, और आप क्या बोलते हो, मैं भी इसके अंदर जाके बैठ गया हूँ. तो आप भी जाते हो और इस बस में जाके बैठ जाते हो. अब आपको क्या लगेगा, अब आपको लगेगा ये जो आदमी है ये आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है. क्यों, क्योंकि जितना आप मूव कर रहे हो, जितना आप आगे जा रहे हो, उतना ही ये आगे जा रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट से आगे जा रहे हो. भाई आपको यही लगेगा सामने वाला रेस्ट पे है. दोनों केस में बस मूव कर रही है. पहले केस में आपको लग रहा है वो मोशन में है, दूसरे केस में भी बस मूव कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है वो रेस्ट पे है, ठीक है. क्यों, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में उसका मोशन जीरो है दूसरे केस में. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेस्ट का मोशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है. किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, किसी चीज़ के रिलेटिव में देखी जाती है. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय रेस्ट एंड मोशन. अब आपको रेस्ट और मोशन का जिस्ट पता चल गया है. आगे जल्दी जल्दी देखते हैं. दो और जो सबसे कॉमन चीज़ें पढ़ते हैं वो होती हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है. ये जो पहले टर्म्स रहते हैं जो हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं. भाई मम्मी ने आपको बोला बेटा दुकान से सामान ले, आप बोलोगे यार मम्मी दुकान बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत है, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है. तो ये तो नॉर्मल हो गया. लेकिन फिजिक्स में डिस्टेंस क्या होता है, फिजिक्स में डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ पाथ. बस यही डेफिनेशन होती है डिस्टेंस की, लेंथ ऑफ पाथ. लेंथ ऑफ पाथ मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप घर पे हो, घर से आपको दुकान पे जाना है, घर से दुकान पे जाने के बहुत रास्ते हैं, आप सीधा सीधा चले जाओ, या आप थोड़ा घूम के चले जाओ, या फिर आप थोड़ा और घूम के जाओ, एक दोस्त के घर होगो, फिर और घूमो, फिर चले जाओ. भाई अलग अलग रास्ते हैं. कहने का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते पॉसिबल हैं, ठीक है. तो हर रास्ते मतलब आपने मान लीजिए पहला वाला रास्ता लिया, इसकी जो लेंथ होगी इस रास्ते की वो हो जाएगा आपने जो डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है. दूसरे रास्ते की लेंथ होगी वो हो जाएगा आपने जो डिस्टेंस कवर करा है, राइट. तो क्या हर रास्ते का डिस्टेंस अलग अलग होगा, हाँ, हर रास्ते का डिस्टेंस अलग अलग होगा. क्यों, क्योंकि डिस्टेंस होता है रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ द पाथ. तो हर रास्ते का लेंथ अलग अलग होगी, तो हर रास्ते का डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, ठीक है. तो डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता ले रहे हो, ठीक है, राइट. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज मतलब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आप नोट कर लीजिए. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो होती है रास्ते की, ठीक है,
उसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसकी लंबाई, मतलब द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे आसान भाषा में बोला जाए तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। एंड ठीक है, यूनिट क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, यूनिट होता है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, ये होते हैं यूनिट। व्हाट इज डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो येलो पाथ की लेंथ होगी, राइट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कवर क्लियर है हमको। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कवर फर्क पड़ता है। आप कोई सा भी पाथ ले लीजिए, चाहे आप ब्लू पाथ ले लीजिए, चाहे आप ग्रीन पाथ ले लीजिए, चाहे आप येलो पाथ ले लीजिए, हर पाथ में डिस्टेंस तो अलग होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर पाथ का सेम रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आप ये पाथ भी लेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम। हेंस डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। नाउ व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आप कितने टाइम, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो स्पीड हो गया। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक पूरी जर्नी में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा और कितना आपने टाइम लिया, वो होती है आपकी एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी कितनी स्पीड है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, ठीक है, आप ये जो ग्रीन पाथ है इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स, राइट। आपने 10 किलोमीटर्स कवर करा, कितने टाइम में, आपने 1 आवर में 10 किलोमीटर्स कवर करा, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी 10/1, ठीक है, तो एवरेज स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड। भाई आप जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो ऐसा तो है नहीं हर टाइम पे आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी होगी। जब आप ट्रैफिक नहीं होगा तो आप स्पीड बढ़ा लोगे, 10 से ज़्यादा हो जाएगी। जब ट्रैफिक कम होगा तो स्पीड आप कम कर लोगे, 10 से कम हो जाएगी। एवरेज स्पीड 10 है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ds/dt। मतलब एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल dt में, एक छोटे से टाइम इंटरवल dt में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा है, ds, तो ds अपॉन dt, राइट, ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ मूविंग ऑन, वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट। स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जिस तरह से दो टाइप की स्पीड होती हैं, उसी तरह से दो टाइप की वेलोसिटी भी होती हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में वही डिफरेंस है जो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में, उसी के एनालॉगस होती हैं। एवरेज वेलोसिटी होगी भाई जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता ही रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन उसने जो पूरा टाइम लिया, जर्नी टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है। इसको दिखाते हो आप dr/dt से डिनोट करते हो, जहाँ पर r होता है पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है उसको पोजीशन वेक्टर होता है। ये आपको वेक्टर्स और नॉर्मल वेक्टर और स्केलर के कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए, राइट। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है v2 - v1 अपॉन जो टोटल टाइम टेकन है, t2 - t1 लिख दीजिए इसको आप। भाई अगर t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी थी और t2 टाइम पे v2 वेलोसिटी थी, तो जितनी चेंज हुई है वेलोसिटी में अपॉन जितना टाइम लिया है चेंज होने में, वो हो जाता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, वो हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा आपका कि भाई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन, राइट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अगर आप डेरिवेटिव फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे dv/dt। यहाँ पर dv क्या है, dv है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, dt क्या है, वो स्मॉल टाइम जिसमें एक छोटी सी वेलोसिटी का चेंज dv है, ठीक है। अब dv/dt को अगर मैं ds/dt से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो ds/dt है, ये वाला जो ds और dt है, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, यहाँ पर s पोजीशन वेक्टर है, नॉट डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी v, राइट, दिस विल बी v,
और डी वी या डी एस वैसा का वैसा लिखा रहेगा, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला हो गया। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों फार्मूले को हम बहुत जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है। नो ग्राफिकल इंटीग्रेशन इन मोशन एनालिसिस, नाम से लग रहा है टॉपिक बहुत कठिन है, ये तो सबसे इजी टॉपिक है। इसमें क्या है कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन, अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है जिसमें ये एरिया दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है, तो बोल रहा है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर इस पूरे ग्राफ का मैं एरिया निकाल लूँ, ठीक है, जो शेडेड एरिया है ये मैं निकाल लूँ इस पूरे उसका, तो ये जो एरिया देगा वो देगा वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। मतलब v2, अगर यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, ठीक है, इस पॉइंट यहाँ पर v2 है, यहाँ पर v1 है, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू देगा ये शेडेड एरिया, राइट। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो एरिया है वो क्या देगा, वो देगा चेंज इन पोजीशन, राइट। अब ये इसका डेरिवेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हम डेरिवेशन और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ रिविजन या क्रैश कोर्स काइंड ऑफ थिंग। हाँ, याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर एरिया है तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू टी, यूनिट तो यही होगा। तो ए का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। तो ए टी ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इसी तरह आप देखोगे तो वो आ जाएगा मीटर, तो वो देगा चेंज इन पोजीशन। ये याद रखने का एक तरीका है। ना मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी तक हमने जो भी बात करी हमने नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करी, उसमें एक्सेलरेशन कहीं बढ़ रहा था भाई, एवरेज एक्सेलरेशन वही था, लेकिन हमने देखा था कभी एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक, कभी है ना इसी तरह का भी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कभी कम होगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का केस है। अब एक आइडियल केस लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। क्या इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v होती है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, s होता है डिस्प्लेसमेंट, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और t होता है टाइम टेकन। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कार है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है, तो इस कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो a है, इसने डिस्टेंस s कवर करा है टाइम t में, और इसकी फाइनल वेलोसिटी और आपको फाइंड करने बोला है, तो कैसे फाइंड करोगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देना, ठीक है। या फिर आपको दिया गया है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे चल रहा है, तो सेकंड इक्वेशन लगा लो आप, ये आ जाएगा, राइट। इसी तरह आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो। अगर आपको सारी चीज़ें दी हैं तो कुल मिला के अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो आप ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हो। अब ये तीनों इक्वेशन डिराइव कहाँ से हुई, ये तीनों इक्वेशन उन्हीं इक्वेशन से डिराइव हुई हैं जो हमने पढ़ी हैं। v इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, वी डी वी बाई डी एस। जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशंस आ जाती हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखें। ऑल्दो दिस हम बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो मैं इनका डेरिवेशन डिस्कस नहीं करूँगा, आपको बता दिया इन इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में। अब मान लीजिए एक स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, नॉर्मल से केस है, आपको पता होना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये लेमन है, ठीक है। अब इस लेमन का क्या करा, बहुत तेज हवा चली तो ये अपने यहाँ से टूट गया, और ये क्या टूट के क्या गिरता है, नीचे गिरता है, राइट। तो जब ये नीचे गिरता है तो ऐसा पाया गया है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा पाया गया है नेचर में कि इसका एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, ठीक है। इस 9.8 इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होता है, इसलिए बोलती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है, तो बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -g। तो ये माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब है मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव में लिया है, ठीक है। तो चूँकि एक्सेलरेशन नीचे होता है तो -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ऐसे वैल्यू बढ़ती है वेलोसिटी की तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है। इसी तरह अगर वैल्यू कम होती है तो हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी अगर कम हो रही है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर
डी एक्सेलरेशन हो रहा है। कुछ नहीं है, नॉर्मल सी टर्मिनोलॉजी है जो पता होना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, नेगेटिव साइन चूँकि मैंने बताया भाई हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो हमने 9.81 माइनस ले लिया। इसी तरह जब हम ये इक्वेशंस लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऐसा भी तो हो किसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है वैल्यूज़ आपको ऐसी दी हों कि ये वेलोसिटी आपकी आ रही है वो नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है इसका क्या मतलब हुआ, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए नेगेटिव आ रही है इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका आंसर गलत है, इसका ये मतलब हुआ कि आपने भाई इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आगे थी तो ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ली है, नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है कार ने, राइट, ये इसका मतलब हुआ। तो अगर साइन आप फिजिक्स में ये फ़ायदा, आप कोई सा भी कुछ भी ले लीजिए, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने जो सोचा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चल रहा है, आप इसको ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स इन 1D। ऑल्दो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, आगे के लेक्चर छोटे रहेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स, हमने बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लिया है जो पॉसिबल था, जो हम कर सकते थे इतने से टाइम कंस्टेंट के बाद। अब अगर आप इसको एज ए रिवीजन देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप इसको एज अ क्रैश कोर्स यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे करना है, ऑल्दो हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि भाई कैसे लगाना है, कार आगे जा रही है पीछे आ रही है, साइन कैसे लेना है, अब आप जाइए क्वेश्चन सॉल्व करिए। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन गलत हो लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी गलतियाँ दूर होती जाएंगी चूँकि आपको सारे कॉन्सेप्ट मालूम है, ठीक है। तो गो एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो एकदम सही है। प्रैक्टिस करने से और क्या होता है, प्रैक्टिस करने से ये होता है कि भाई आपकी जो एरर्स हैं वो कम होती जाती हैं। देखिए जो भी एग्ज़ाम देता है सबको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, जो टॉपर रहता है उसको भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसके थोड़े कम मार्क्स आते हैं उसको भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और जो फेल होता है वो भाई कुछ भी नहीं तो इतना थोड़ा बहुत भी देखता है तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ के जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है प्रैक्टिस में कितना आपने एफर्ट डाला है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके उतने कम एरर्स होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करी जाती है टू एलिमिनेट द एरर्स, तो यही डिफरेंस होता है एक मॉडरेट जिसके मार्क्स आते हैं और जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसके बीच में। भाई प्रैक्टिस करो एरर्स एलिमिनेट करने के लिए, राइट। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे।